नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो ये हमारे 2021 के सी सेट के जितने भी जो हमारे जो परिच्छेद हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब अंतिम टाइम में हम कह सकते हैं भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो परिच्छेद है उनका अगर हम रिवीजन करें तो हमारे नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हम क्या है भी मैथ वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, रीजनिंग कर सकते हैं और रीजनिंग आसान है, ठीक है। जबकि जो मैथ के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप याद कर सकते हैं, उसका एक अलग से नोट्स बना सकते हैं जिसको आप 4-5 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ हेल्प हो, मगर कंपनी ये आपके जो परिच्छेद हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है 2021 के वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सिर्फ 4 परिच्छेद है जो हमने पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो परिच्छेद कहता है भी अंजीर, जिसको हम बोलते हैं जिन्स फाइबर के वृक्ष को भारत व पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है, ठीक है। जैसा कि हम हमारे यहाँ पीपल वगैरह हैं उनको पवित्र माना जाता है, तो उसी प्रकार से हम अंजीर को भी पवित्र मानते हैं। ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये कृषि में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, तो ये बात कही गई भी जहाँ पर कोई अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, प्राकृतिक वृक्षों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है तो अंजीर के वृक्ष क्या होते हैं भी जहाँ माने सामान्यतः क्या होता है भी जो प्राकृतिक जो वन होते हैं वहाँ पर अगर जो अन्य संसाधन होते हैं उनकी कमी होती है, जैसे कृषिगत भूमि नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं हमारे अंजीर के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अंजीर के वृक्ष जो हमारे जो वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं, तो किन के लिए, जो वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। और विविध प्रकार के फसल भक्षियों यानी जो फल से अपना खाना बनाने वाले जो पक्षी है, साथ साथ जो उसकी जो धनी आबादी को क्या कहते हैं सहारा देते हैं, इनको भोजन उपलब्ध कराते हैं। यदि फल बख्शी पक्षी और चमगादड़ अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीरों के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहते हैं, तो पवित्र अंजीर अंजीर जो वृक्ष हैं प्रचुर संख्या में फल बख्शी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है भी, जैसे जो ये फल बख्शी है निरंतर अगर उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर मानव रहते हैं या जो चमगादड़ है, तो ये क्या करेंगे भी प्रजनन की क्रिया के माध्यम से जो अपनी संख्या को ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगला कहता है अनुकूल सूक्ष्म जीवों में अंजीर वृक्षों के पास अन्य जातियों के वृक्षों की असंख्यक पौधे भी उग जाते हैं। तो अंजीर के जो पौधे होते हैं उसके आसपास छोटे छोटे अन्य वृक्ष हैं वो भी उग जाते हैं, ठीक है। तो वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कॉम्प्रिहेंशन की, हर बार जो हमारे जो ये परिच्छेद है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हर बार कुछ अलग पूछा जाता है, मगर एक इसके अंदर कॉमन रहती है भी, हमसे एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर देगा जो इस पूरे पहरे से अलग होगा, ठीक है। वही छानना है और उसके एलिमिनेट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पूछा गया हमसे कौन सी पूर्ण धारणा पूछी गई है, तो चलो पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनों में अंजीरों के वृक्षों को प्राय कनिक आधिकारिक आधिकारिक जातियों यानी जिसको ट्री स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। तो एक बार हम इसे ऐसा देखते हैं, इसके बारे में हमें स्पष्टता पहरे के अंदर इस तरह के बारे में नहीं दे रखा। अगला कथन कहता है वे अंजीर के वृक्ष वहां उग सकते हैं जहां अन्य बड़े बड़े जो कृष्ण जातियां नहीं उग सकती। तो ऐसी बात इसके अंदर नहीं कही गई है, इसमें यह कहा गया है भी ऐसे पौधे जहां पर ये नहीं उग सकती है, ठीक है। जहां पर ये यानी जो बड़े पौधे नहीं उग सकते हैं वहां पर ये उग सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है भी वहां पर हो ही नहीं सकते, ठीक है। हो सकते हैं बड़े वृक्षों के साथ भी ये हो सकते हैं, मगर ऐसी जगह भी ये उत्पन्न हो सकते हैं, या वो यानी कि हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से लगाए जा सकते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, और ये सॉरी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पर बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, जो किसी प्रकार का जो अन्य संसाधनों की कमी होती है वहाँ पर भी ये हो सकते हैं। तो दूसरा हमारा कथन गलत होते ही हमारा एक ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास बचता है तीसरा डिस्कस करने के लिए। कहता है जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पवित्र वृक्ष होते हैं उनको हम क्या करते हैं, काटते वगैरह नहीं हैं, उनमें किसी प्रकार की उनको हानि नहीं पहुंचाते। तो तीसरा हमारा वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से भी सही है। अगला कहता है अन्य वृक्ष जातियों में बीजों के परिकरण में अंकुरित वृक्ष की भूमिका होती है। हाँ, तो ये बात इसमें कह रखी है भी, जो इसके जो अन्य जो पौधे हैं वो इसके आसपास उग सकते हैं, तो ये बात भी कहा गया है भी अन्य पौधे किस लिए भी, जो अन्य वृक्ष हैं उनकी जातियाँ होती हैं उनको जो बीज होते हैं वह इनको संरक्षण देती है या उनको किसी प्रकार का नुकसान ये नहीं पहुँचाती है। तो चौथा कथन भी हमारा सही है। तो 1 और 4 सिर्फ डी के अंदर है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है परिच्छेद, परिच्छेद कहता है भी कृषि पारिस्थितिकी के मूल रूप में यह अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव विविधता स्तरों और
कार्य प्रणालियों का क्या करना पड़ेगा, अनुक्रमण करना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमारी जो जैव विविधता है और पारिस्थितिकी तंत्र है उनसे क्या करना चाहिए, जो कार्य प्रणाली है हमारी उनसे हमें अनुक्रमण करना चाहिए, यानी इसको क्या करना चाहिए, एक प्रकार से सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसी कृषि अनुकृतियाँ या जिसको मिमिक्स अपने प्राकृतिक मॉडलों की तरह जो उत्पादक व पीड़ित प्रतिरोधी, पोषक संरक्षण तथा प्रघात और तनाव के प्रति क्या होती है, हमारी जो रेजिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं स्मूथ, यानी इसको क्या करती है, ये वाली चीज़ होती है, इनको ये क्या रोकती है, किन किन चीज़ों को रोकती है, ये प्राकृतिक जो मॉडलों के तहत जो उत्पादन है, या पीड़ित रोधी यानी जो हमारे जो हम एक प्रकार से कहते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पोषक संरक्षण यानी जो उनके जो जरूरतमंद जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह है वो उनको क्या करते हैं, उनसे यानी उसको क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, और कहीं के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उससे क्या करते हैं, ये हमें जो कीटनाशक होते हैं उससे हमें बचाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हम देखते हैं भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, गल सड़ के मिट्टी का निर्माण करते हैं, या फिर जो हमारे जो केंचुए वगैरह होते हैं वो वापस जो कोई चीज़ को खा करके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है, और पोषक तत्वों का अंतःकाल तक पुनः चक्रण होता रहता है, बस यही चीज़ हमने देखी है। तो इसके लिए पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन गैस है, कोई ह्यूमस है, नीस है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुनः चक्रण का होता रहता है। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य पोषक लूपों को बंद करना होता है। तो मेन लक्ष्य हमारा क्या होता है कृषि का, जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो लूप है यानी जो नष्ट हो जाते हैं उनको हमें बंद करना होता है, अर्थात मिट्टी से निकलने वाले जो पोषक तत्वों को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड खाद यानी जो क्या करना है, खाद के रूप में उपयोग करना है किसको। ठीक है, और अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो कृषि करते हैं हम जिस इसमें यूरिया डालते हैं या फिर अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ यानी जो उर्वरक डालते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होता है जो उर्वरक है वो मिट्टी में बने रहें। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक क्रिया का उपयोग पीड़ित नियंत्रित के लिए तथा अंतर समन्वय कृषि के लिए के द्वारा मृदा को उर्वरक बनाने रखने के लिए किया जाता है। तो बस यही चीज़ इसके अंदर दोबारा कही भी, इनका जो उपयोग है वो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। और कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ जो वृक्षों का एक एकीकरण इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे भी पूछा क्या गया हमसे भी, परिच्छेद के अनुसार कौन सी जो कृषि है, कृषि पद्धतियाँ कृषि परिस्थितिकी को अनुकूल कर सकती हैं, अनुकूलित हो सकती है, और बताना हमें सिर्फ इस परिच्छेद के आधार पर है। तो परिच्छेद के आधार पर सिर्फ इतना कहा गया है भी जो कीट पदार्थ होते हैं हमारे, जो कीट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। ठीक है, उनका पुनः चक्रण होता रहता है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर कही गई है। तो पहला कहता भी जो हमारी जो भूमि के जो संरक्षण समन्वय है यानी कवर क्रॉस है, तो ये बात बिल्कुल हमारे भूमि संरक्षण की बात इसके अंदर कही गई है। उसके बाद में क्या भी उर्वरक सिंचाई, तो क्या उर्वरक सिंचाई वगैरह कहीं पे भी जिक्र हुआ है, तो कहीं पर भी हमारी जो उर्वरक सिंचाई या भी सिंचाई किस प्रकार से होनी चाहिए या मिनरल के साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं हुआ है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है, तो ये हमारा बी और सी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में जो जल संवर्धन, ठीक है, तो जल संवर्धन भी, जल का कैसा कुछ उपयोग करना, ये भी बात इसके अंदर नहीं कही गई है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। हाँ, मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि के अंदर इसी प्रकार की जो कृषि आती है जिसमें हम क्या कहते हैं भी जानवर वगैरह होते हैं उनको पाल लेते हैं, तो उनसे हमें खाद वगैरह मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खाद होते हैं वो मिट्टी के अंदर उर्वरकता बना के रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो पर्माकल्चर जिसको हम एक प्रकार से सह कल्चर यानी बोलते हैं, सह सम्यक बोलते हैं, तो इसका भी कहीं के इसके अंदर जिक्र हुआ है भी। ये पर्माकल्चर उसी प्रकार का जो प्रकार होता है जिसमें क्या होता है भी कृषि के अंदर हम प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उनको हम बना के रखते हैं। इसके बाद में एक अगला हमारा कहता है भी जो उर्वरक जो वर्टिकल फार्मिंग है, इसकी बात भी कोई चीज़ नहीं कही गई है भी जो हमारी वर्टिकल फार्मूला है या उर्वरक कृषि हमें करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में हमें किसी भी कृषि के प्रकार के बारे में इसके अंदर नहीं कहा गया है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो 1, 4, 5 ये हमारा कौन सा है, आंसर नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न केवल क्रेडिट कार्ड के वितरण और डेटा जैसे अमूल डेटा के साथ साथ जो कंप्यूटरों के संबंध में भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहीं ना कहीं जो हमारे जो हैकिंग की प्रॉब्लम्स है वो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ नहीं, जो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसके अंदर भी ये बढ़ता जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता दुनिया में और संवेदनशील मानव शरीर के भी यह संभवतः बढ़ा रहा है। यानी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनकी वास्तविकता दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ
ठीक है, और का संबंध क्या है, बढ़ रहा है, किसका, जो भौतिक दुनिया होती है। ठीक है, एक तो हमारी भौतिक दुनिया यानी जो वर्चुअल जो लाइफ बोलते हैं, वो कैसे दिनों दिन जो हमारी जो मानव की जो संवेदनशीलता है शरीर की, वह है दिनों दिन उसके साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा डेटा है वो सारा का सारा इस प्रकार से वर्चुअली हम स्टोर करते हैं। एक कहा गया भी, एक आधुनिक कार पहिए पर एक कंप्यूटर है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से जो कार है उसके अंदर भी कितने सेंसर वगैरह लगे होते हैं, पहियों पर भी क्या रखते हैं, कंप्यूटर लगा होता है जो इनको कंट्रोल करता है। एक विमान पंखों में पर जो एक कंप्यूटर यानी विमान विमान के पंख है उस पर भी कंप्यूटर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्हों और साथ ही साथ जो हमारी जो MRI है, जो कि हम स्कैन करते हैं बॉडीज वगैरह, स्कैनरों तक लेकर कृत्रिम अंगों और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तुओं के अंदर कंप्यूटर शामिल है। तो तक कंप्यूटर यानी जो तकनीक है वो कितनी किस हद तक हमारे यानी मनुष्य के जो जीवन है उसको प्रभावित कर रही है, यानी हर एक वस्तु के अंदर आज कंप्यूटर है। इस बात का प्रमाण नगण्य है कि ये उपकरण यानी जो गैजेट हैं, इनके जो डेस्कटॉप और समक्ष की तुलना में अधिक क्या होते हैं, विश्वसनीय होंगे। तो अगर हम इसको हम ये नहीं कह सकते अभी आने वाले भविष्य के अंदर ये इनका जो किस प्रकार का हमारे पर रिजल्ट होगा या कैसा असर होगा या कैसे ये हमारे होंगे विश्वास पात्र हमारे लिए होंगे। हैकर पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि जो इंटरनेट से जुड़ी जो कार्य हैं या फिर इन अन्य जो परम कार्य हैं को दूरदर्श नियंत्रित कर सकते हैं, यानी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं जो हैकर्स होते हैं। तो क्या हो सकता है भी, इस जो जिस प्रकार से जो हमारी जो ज़िंदगी है वो कंप्यूटर से चारों ओर क्या हो गई है भी, जो एक दूसरे से जुड़ गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनशीलता है उसके अंदर बहुत अधिक प्रभावित हुई है। तो कहता है भी उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर हमें ये बताना भी जो सर्वोत्तम जो सर्वाधिक निर्णायक निरीक्षण कौन सा हो सकता है, यानी निरीक्षण यानी जो निष्कर्ष हो सकता है। पहला कहता है भी कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो ये बात इसके अंदर नहीं कही भी पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में इसमें जिक्र नहीं कहा गया है। ठीक है, भी ये सुरक्षित है या नहीं है, सिर्फ ये बताया गया भी कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनियों साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती है। तो इसके बारे में भी परिच्छेद के अंदर कोई जिक्र नहीं हुआ है भी सॉफ्टवेयर किस प्रकार का बन रहा है या नहीं बन रहा है, ना ही सॉफ्टवेयर का कोई जिक्र हुआ है। अगला कहता है भी डाटा सुरक्षा संबंधित कठोर नियमों की आवश्यकता है। तो ये हो सकता है मगर इसके परिच्छेद के अंदर जिक्र नहीं गया। अभी हमें वो कैसा बनाना चाहिए, नियम कैसा बनाना चाहिए, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें सिर्फ परिच्छेद को देखना भी, परिच्छेद क्या बात कर रहा है उसी के अनुसार हमें करना है प्रॉब्लम। कहता है संचार प्रौद्योगिकी जो है वो वर्तमान में प्रगति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। तो यही बात हमारी दे रहा है, जो कंप्यूटर है वो एक संचार का माध्यम है और इससे क्या हो रहा है, हमारा जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर कही गई है। तो राइट आंसर है हमारा डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है गरीबी, असमानता और अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छता की दशा में से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भी आजकल जो विश्व है उसके अंदर कोरोना है, अमेरिकोम है या फिर मंकी पॉक्स है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और समाज है वातावरण है उससे जूझ रहा है। स्वास्थ्य विधि के भिन्न भिन्न स्तर जैसे व्यक्तिगत, घरेलू, सामुदायिक स्वास्थ्य विधि। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक प्रकार से जो स्वास्थ्य की जो विधियाँ हैं जो हम घरेलू तौर पर जो उपयोग करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम जो उपयोग करते हैं, ठीक है, समुदाय के तौर पर जो हम स्वास्थ्य की विधि उपयोग करते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये व्यक्तिगत सफाई रखने या संक्रामक रोगों को की दर को कम कर सकता है, कराती है। तो जिस प्रकार से जो व्यक्तिगत तौर पर अगर हम सफाई रखते हैं तो इस प्रकार के जो रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया है। तो क्या व्यक्तिगत स्वच्छता के तौर पर हम जो बाज़ारी जो क्रिया है उसको हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो बाज़ारी प्रवेश यानी जो मॉडर्न जो चीज़ें होती हैं उससे हम क्या आते हैं, ज़्यादा लुभावनु होते हैं, ज़्यादा उसके ओर आकर्षित होते हैं, जो कि विज्ञापनों के आकर्षण प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं भी जो अलग अलग जैसे परफ्यूम्स वगैरह आ गए या फिर जो यानी कीड़ों को मारने वाली जो बीमारियाँ आ गई, तो ये क्या होती है, एक अलग बीमारी को उत्पन्न करती हैं जो कि प्रबल होती है, जो विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उनमें आकर्षित करती हैं। पश्चिम यूरोप का जो अनुभव यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि के साथ साथ वातावरणीय दशाओं का सामान्य सुधार तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों से जैसे शिशु
बाल मृत्यु दर, संक्रमण की दरों में पर्याप्त कमी आई है। तो ये हमने जो यूरोप के जो हमारे जो पश्चिमी देश हैं उससे हमें ये अनुमान लगा सकते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर जो सुरक्षा रखते हैं, तो इस प्रकार के जो जैसे स्वच्छता की हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे पीने योग्य पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खाद्य सुरक्षा की जो हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें कमी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का अभी तक ये जिक्र नहीं किया अभी कोई मेडिसिन वगैरह है उससे हम स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत सफाई रखकर आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। हाथों को स्वच्छ रखने के लिए प्रति जनून व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी में भी लाता है। तो जैसे कि अभी हाथ को निरंतर साफ करने का जुनून, जैसे हम सैनिटाइजर वगैरह से बार बार हाथों को साफ करते रहते हैं, तो ये भी क्या अभी जो स्वास्थ्य पर बाजार का निरंतर प्रभाव भी लाता जा रहा है। तो स्वास्थ्य केंद्र बाजार को सीमित करता जा रहा है, तो क्योंकि हम जैसे सैनिटाइजर खरीदते हैं तो बाजार उसके अंदर आ जाता है, साथ ही साथ जो साबुन वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, तो इससे परिस्थितियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव की भी अवहेलना होती है। तो कहीं न कहीं हमारी जो परिस्थिति है उस पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, अथवा उसे हाशियाए पर डाल दिया जाता है। तो किसके ऊपर, कहीं न कहीं जो हाशियाए पर उसको डाल दिया जाता है, यानी कहीं न कहीं एक प्रकार की आलोचना पर उसको डाल दिया जाता है, और इससे जो प्रतिरोधी रोगाणु का प्रभाव यानी प्रभाव हो सकता है। जो हमारी जो प्रतिरोधी जो प्रभाव होता है, यानी हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कहीं न कहीं इस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो क्या कहता है हमारा परिचय ये, तो कहता है उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणा हमें बतानी है, सिर्फ परिच्छेद के आधार पर। तो ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है, वे सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात कहना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा भी जो व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य रखा है, तो समुदाय तौर पर भी क्या होगा, वो कहीं न कहीं जो व्यक्ति, ऐसा नहीं है भी जो घर पे तो सफाई करता है मगर जो साथ साथ लोगों के साथ आने के बाद वह इस प्रकार की सफाई वगैरह नहीं करता, तो ये बात मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगी, ना ही इस परिच्छेद के अंदर ये कही गई है। नहीं, कही तो गई है मगर ये सही नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत होता है, हमारा ए और डी कैंसिल हो जाता है। अगला कहता है जो व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधीय और बहु औषधीय वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, जो प्रतिरोधी रोगाणु को जो प्रभाव या निवारण किया जा सकता है। तो ये बात नहीं कहा भी हमारी जो औषधीय वगैरह या प्रतिरोधक रोगाणु है, इससे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, औषधीय वगैरह का इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है, तो ये बात भी नहीं है। कहता है स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश के संक्रमण से रोगों का खतरा बढ़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि जिस प्रकार से जो लोग हैं वो सैनिटाइजर वगैरह खरीद रहे हैं, एक सेकंड, कि भाई स्वास्थ्य विधियों के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रमण से रोगों का खतरा बढ़ रहा है। ठीक, बाजार के प्रवेश से संक्रमण का, ठीक है भाई, ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य विधि है वह व्यक्तिगत तौर पर कहा गया है। ठीक है, तो इससे रोगों का खतरा ऐसी बात नहीं है, अभी बढ़ रहा है, मगर इससे क्या है भी हमारे संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगला कहता है भी संक्रमण रोगों के बोझ को कम करने के लिए जो वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तरीय जो हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। हाँ, तो ये बात इसके अंदर कही गई है भी जो व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकार के जो कार्य किए गए हैं। ठीक है, तीसरा एक बार हम देख लेते हैं, हमारा जो कन्फ्यूजन के अंदर है भी, इस कोई और है तो सही। ठीक है, तो इससे बेहतर होगा, जैसे 4 तो हमारा सही है, 4 मगर इन दोनों के अंदर भी है, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। क्या कहता है, ये जन स्वास्थ्य उपायों में के माध्यम से क्रियान्वित समुदाय के स्वास्थ्य विधि है जो संक्रमण रोगों के विरुद्ध लड़ाई में वास्तव कारगर हो सकती है। तो इसमें कहा भी जो जन स्वास्थ्य के उपायों में के माध्यम से, यानी जो जन स्वास्थ्य है, या इसकी बात इसके अंदर कही गई है, जो जन स्वास्थ्य है वो अपना जो स्वास्थ्य रखते हैं उनके उपायों के माध्यम से या उनको क्रियान्वित करके हम जो स्वास्थ्य की जो विधि है वो सामुदायिक तौर पर और जो संक्रमण रोगों के विरुद्ध लड़ाइयों में वास्तव कारगर हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है भी, अगर हम जो जागरूक रहते हैं किसी चीज़ के प्रति, ठीक है, तो जागरूक रहते हैं, समुदाय को जागरूक रखते हैं इसके प्रति, हम जो संक्रमित जो रोग होते हैं उनसे बचारा हम पा सकते हैं। तो चौथा और पांचवा हमें सबसे बेहतर लग रहा है, मगर तीसरे पे डाउट है। तो चौथा और पांचवा सिर्फ सी के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये थोड़ा सा इस साइड दब गया है, तो चलिए मैं आपको बोल के बताता हूँ ये क्या है कि ऊर्जा और जलवायु संबंधी जो नीति निर्माताओं के जो नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण क्या करता है, जो अनशन भविष्य का सामना कर रहा है। तो चुनौतीपूर्ण जो हमारा जो भविष्य है उसका हम क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। समस्या कई है, जैसे कौन कौन सी तरह जो हमारी जो जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में स्थिरता,
दूसरा है सॉरी अस्थिरता, ये स्थिरता नहीं है, कौन सी है, अस्थिरता है। ठीक है, तो हमारे जो जीवाश्म जो हमारे जो ईंधन जो क्षमता है उसके अंदर क्या है, अस्थिरता है। ये मैं वीडियो PDF बनाऊंगा तब इसको वापस इधर कर दूंगा। ठीक। और सबसे इसमें काफ़ी सबसे जो गरीब लोगों के लिए जो बिजली, खाना और साथ ही साथ जो खाना पकाने के आधुनिक ईंधन की को क्या करना, सीमित पहुंच होती है। तो जैसा हम देखते हैं जो अगर यानी हम जो थोड़े से जो कमज़ोर लोग होते हैं तो बिजली के माध्यम से वो खाना पकाना नहीं जानते, तो वो क्या कहते हैं चूल्हे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्या करते हैं जो हमारे जो सिलेंडर वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बिजली के आधार पर ये नहीं पका पाते हैं। ठीक है, कहता भी अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन की आयात में वृद्धि हो रही है। तो हम देखते हैं भी जो अस्थिर हमारा जो वैश्विक जो ऊर्जा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो मैंने देखा था रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जिसके माध्यम से जो ऊर्जा की जो हमारी जो आवश्यकता है वो बढ़ रही है, मगर जो आयात हमारा उतना अधिक मात्रा में नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है अभी हम जो वैश्विक जो ऊर्जा के संदर्भ में जो ईंधन है उसकी आयात की हमारी लागत बढ़ती जा रही है। ठीक। तो बिजली के निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी तथा अतिरिक्त आपूर्ति केवल यही नहीं, भूमि जल वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरण हुआ जो यानी कि पर्यावरणीय विवाद है। तो यही कहा गया है इसके अंदर भी, जिस प्रकार से जो बिजली के जो निरंतर हमारे जो मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है, यानी हमारी बिजली जो महंगी हो रही है, साथ ही साथ जो शासन के अंदर जो चुनौतियाँ हो रही हैं, उसके फलस्वरूप जो बिजली की अत्यधिक कमी हो रही है हमें। ठीक है, और अतिरिक्त उपहार जो आपूर्ति केवल यही नहीं है भी, अतिरिक्त उपहार यही इसका क्या है, यही एक कारण नहीं है, जबकि जैसे जो भूमि है, जल है, वायु में बढ़ती जो हमारे जो एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी जो हमारा जो एक प्रकार से जो बढ़ता हुआ जो पर्यावरणीय विवाद है वो भी कहीं कहीं सामने आ रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, किंतु यह सब इतना क्या नहीं है, एक प्रकार से निराशाजनक नहीं है कि बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरी और परिवहन नीतियों पर चर्चा या ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास और नवीनीकरण ऊर्जा हेतु हम जो कह सकते हैं जो साहित्यिक पहल। ठीक है, तो कौन सी, एक प्रकार से जो हमारी जो साहित्यिक पहल है। ठीक है, और भले ही इनकी जो पूरी की पूरी जो संकल्पना तैयार नहीं की गई हो, तो किन किन के ऊपर तैयार नहीं गई है हमारी, जो हमारे बढ़ती हुई ऊर्जा की जो दक्षता है उनके कार्यक्रम के तहत। ठीक है, जो एकीकृत हमारा जो शहरीकरण है उससे संबंधित, परिवहन की नीतियों से संबंधित जो चर्चाएं हैं उनसे संबंधित। ठीक है, साथ ही साथ जो ऊर्जा तक हमारी जो पहुँच है, ऊर्जा की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने से संबंधित हमारी जो एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी जो तैयार की जो संकल्पना है उसको हमें क्या करना है, भले ही इनकी जो संकल्पना है वो तैयार नहीं है, तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं। मगर ये क्या होते हैं, जो नवीनीकरणीय जो ऊर्जा होती है जो अभी वर्तमान में क्या है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उनका खर्च बहुत है, उनके जो ऊपर जो काफ़ी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो खर्चीली है, मगर ये भविष्य के अंदर कैसे कर सकती है, हमारी जो परिवर्तन की आशा का संकेत देती है, इसके अंदर परिवर्तन आशा से हम ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा जो ये परिच्छेद ऑप्शन, तो कहता है अभी भारत के जो ऊर्जा निर्णय की जो हमारे जो कहता है भी, जो भारत में जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो निपरण निर्णय सॉरी निर्णय की प्रक्रिया सदैव ही जटिल व अंतर संबंधित है। ठीक है, तो वो एक बार इसको छोड़ते हैं और देखते हैं, भारत की ऊर्जा और जलवायु नीतियां सुधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुगम है। तो ये बात इसमें नहीं कही गई है, विकास की तो बात ही नहीं है, उस पर कैसा विकास है, साधारणीय विकास करना है, किस प्रकार का विकास करना है, ये विकास की इसके अंदर बात ही नहीं हुई है, केवल और केवल इसके अंदर हमारी ऊर्जा जो संसाधन है उस पर बात हो रही है। भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधित कार्रवाइयों के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को अनुकूलित नहीं है। तो ये नहीं कहा गया है भी जो ऊर्जा और जलवायु संबंधित कार्रवाई, तो ऊर्जा के लिए तो है, अगर हम जलवायु संबंधित जो व्यापक जो सामाजिक आर्थिक इसी कोई बात नहीं की है भी, समाज का उसके अंदर कैसी भागीदारी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से कैसा होना चाहिए, तो ये भी जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है। तो दूसरा भी हमारा गलत होगा, सी भी। अगला कहता है भी भारत में ऊर्जा और जो विपणन की जो प्रक्रिया है वो सीधे के सीधे क्या है, सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख, और साथ ही साथ कहेंगे हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमारी कह सकती है ये जो इसको बोलते हैं पक्ष की उपेक्षा करता है। तो भारत में जो ऊर्जा का जो नियंत्रण है, एक प्रकार से जो नियन है निर्णय है वो सीधे प्रक्रिया यानी सीधा का सीधा किसको यह करता है, यानी सीधे तौर पर जो आपूर्ति उन्मुख, तो क्या सारा का सारा हमारा ये इस पर डिपेंड तो नहीं है, जो आयात पर या आपूर्ति पर तो डिपेंड नहीं है, आपूर्ति से संबंधित हमारे कोई जो मांग पक्ष की उपेक्षा करता है, तो ये बात नहीं है, केवल आपूर्ति इसका कारण नहीं है।
ठीक है। इसके सारे अन्य भी कारण हैं जो गरीब लोग हैं इस प्रकार के जो बिजली है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो उनको जैसे जल है, वायु है, बढ़ता जो पर्यावरण विवाद है वो भी इससे बढ़ता जा रहा है। तो ये बात भी सही नहीं है। तो बचता हमारा सिर्फ ए है, ए हमारा इसका सही आंसर होता है, क्योंकि वो जो जो निर्णय होते हैं वो सदैव ही जटिल होते हैं। इसके प्रति जो निर्णय होते हैं वो कहीं न कहीं अंतर संबंधित होते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली जो कुछ जो प्रतिजैविक जो औषधियाँ हैं, जो हमारी औषधियाँ मतलब जो दवाइयाँ हैं, एंटीबॉडीज टाइप की जो दवाइयाँ हैं हमारी, जो रोगों से बचने में हमारी सहायता करती हैं, वृद्धि कारक यानी जो ग्रोथ प्रमोट के रूप में क्या करती है, कुटो यानी क्या करती है एक प्रकार से जो हमारे जो पोल्ट्री व अन्य पशुधन के को खिलाई जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो रोग से बचने के लिए इस प्रकार के जो पशु हैं उनको ये एंटीबॉडीज़ खिलाई जाती हैं। इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे सुपर बग और रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं जो कि बहुत औषधीय के लिए जो प्रतिरोधी हो और जो मनुष्य में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, जो पशुओं को खिलाए जाते हैं जो कि कहीं न कहीं ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो रोगाणुओं का भी कारण हो सकते हैं, रोगाणु को भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ सुपर बग्स मतलब इस प्रकार के जो यानी एंटीबॉडीज भी बना सकते हैं जो अपने खिलाफ किसी रोगाणु होगा उस पर किसी प्रकार की हावी नहीं होगी, और ये साथ ही साथ मनुष्यों को भी प्रभावित कर रही है या उनमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। इससे सचेत होकर कुछ कटुक पालन कंपनियों ने कटुकों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया है। ठीक है। तो उनका वजन बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं कह सकते हैं भी इनका जो प्रयोग है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। अगला कहता है भी 1990 के दशक में जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक वृद्धि कारक यानी ग्रोथ प्रमोट जो एंटीबॉडीज के प्रयोग को रोक लगाई है किसने, जो 1990 के अंदर डेनमार्क ने इस प्रकार के जो प्रतिरोधक जो जैविक पदार्थ थे उन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। और प्रमुख जो शुगर मास जो जो निर्यातक थे उनका कहना था कि अधिक संख्या में जो शुगर पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, शुगर पैदा है, और पशुओं में भी ये रोग कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे इस बॉड एंटीबॉडीज है उनको देने से क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे जो पशुओं के जो रोग हैं वो कम हो रहे हैं, और ये रिजल्ट हमें कम से मिलता है जो डेनमार्क ने इस प्रकार का जो निर्णय लिया था उससे हमें इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। तो पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त परिच्छेद को सर्वाधिक क्या करते हैं, निर्णायक साबित होते हैं। तो पहला कहता है लोगों को पशुपालन उत्पादनों के सेवन से बचना चाहिए। तो ये बात इसके अंदर नहीं कही है भी जो हमारे जो पशु उत्पादन है उससे हमें बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है। तो ऐसी बात इसके अंदर हमारी जो परिच्छेद है उसमें ये बात नहीं कही गई है भी जो मनुष्य को इसका भोजन कहा गया है भी जो मनुष्य के यानी इनके माध्यम से मनुष्य में ये जा सकता है। ठीक है। अगला कहता है पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों के उन्नत खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। क्या क्या जो पशुओं के जो उत्पादन खाद्य पदार्थों के स्थान पर हमें पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कह रहा है भी जो हमें मांसाहारी से परिवर्तित होकर सिर्फ शाकाहारी हो जाना चाहिए। तो ऐसी भी बात हमारे परिच्छेद के अंदर नहीं कही गई है। ठीक है। पशुओं के प्रति हमारी जो जैविक औषधियाँ हैं यानी जो एंटीबॉडीज है उनका जो प्रयोग है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रतिबंधित होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं भी होना तो चाहिए मगर है नहीं, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो बीमारियां हैं उसके लिए भी ये आवश्यक होती है। ठीक है। तो इनकी जगह हमें उनके विकल्प को तलाशने की आवश्यकता है, न कि इनको बंद करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये भी हमारा सही नहीं हो रहा है। चलो एक बार चौथा पढ़ते हैं, ये क्या कहता है भी जो प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किसके लिए, केवल और केवल रोगों के उपचार की प्रक्रिया में के लिए किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इस यही बात कही है जो प्रतिरोधक है उसको हमें ऐसा ही उनका वजन बढ़ाने के लिए या इस प्रकार के कार्य के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि जो हमारे इनका जो प्रयोग है वो केवल और केवल बीमारी है उसके उपचार के लिए करना चाहिए, जबकि अन्य काम के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इसका सबसे बेहतर आंसर है। तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, आप इसको समझिए अच्छे से भी, आपका जो परिच्छेद है वो कह क्या रहा है और उस परिच्छेद के आधार पर भी उत्तर दे दिए, चाहे वो उत्तर सही हो या न हो। ठीक है। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन है तो ये अति ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रा कहते हैं भी आप मांसाहारी है या उसको जो मनुष्य पशु है यानी कि जो हम कह सकते हैं जो जिस प्रकार के जो हम भोजन करते हैं तो उस प्रकार से हमें पूर्णतः बचना चाहिए। तो ये बात नहीं कही गई है इसके अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया।
ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन वही उसके अंदर ये प्रिंट हो गया था, बाकी पहला हमारा अलग है, क्वेश्चन अलग है। तो क्या कहता है अभी, नीति निर्माताओं और जन संचार माध्यम यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया, ठीक है, ने खाद्य पदार्थों की जो आसमान छूती जो कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है। तो इसमें जैसे जो नीति निर्माता है, साथ ही साथ जो मीडिया है, उन्होंने क्या है, जो जिस प्रकार से जो खाद्य की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए उन्होंने कई जो चीज़ें हैं उनको क्या बताया है, दोषी ठहराया है। जिसमें कहा गया है ईंधन की जो उच्च कीमतें, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इनकी जो कीमतें बढ़ जाती है। दूसरा, प्रमुख खाद्य उत्पादक जो देशों में जो खराब मौसम आ गया, जो हमें जो उत्पादन कराते हैं, जिसका जो जहाँ से हम आयात करते हैं खाद्य पदार्थों का, उनका मौसम खराब होना, ठीक है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए जो भूमि का उपयोग भी शामिल है। तो इस प्रकार के जैसे भूमि का जो उपयोग है, उसके अंदर भी काफ़ी जो भूमि है अनुपजाऊ होती जा रही है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की मांग वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। यानी जो जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, जैसे भारत का एग्जाम्पल है, वाली उभरती हुई जैसे अर्थव्यवस्था है, उसमें जो खाद्य पदार्थों की मांग है उसमें क्या हो, ज़्यादा दिनों दिन क्या होती है, वृद्धि होती जा रही है। इसमें इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है, कौन सी, किस बात की, भी इन देशों में अत्यधिक खपत से जो खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर जो भोजन की आवश्यकता है वो ज़्यादा है, इससे क्या हो सकता है, हमारे यहाँ खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, परिच्छेद के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो पहला क्या कहता है, जो खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्य का एक कारण तेल का उत्पादन, तेल के तेल उत्पादक देश हैं। तो ऐसा तो इसके अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया, अभी तेल उत्पादक हैं, कौन है कौन नहीं, ये बात नहीं कही गई। यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्था में होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो निकट भविष्य के अंदर किसी प्रकार का होगा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है भी जो हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है उन पर संकट उत्पन्न हो सकता है, मगर जो कम आबादी है उसको इसके अंदर नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं कहा जो खाद्य संकट है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है उनकी वजह से होगा, तो ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं कही गई है। तो दोनों ही कथन हमें गलत लग रहे हैं, तो आंसर नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी जो आधुनिक विकास अर्थव्यवस्था का जो क्या है मुख्य संदेश आय में वृद्धि को महत्व देना है। तो आधुनिक विकास है वो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य संदेश क्या है कि हमें जो हमारी जो आय वृद्धि है उसके अंदर बढ़ोतरी करनी है, जिसका आशय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि से हम मानते हैं। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है तो हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ रहा है। सिद्धांत है बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार, निवेश के अवसर और सृजन करती है। तो ये हमारी जो जीडीपी बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ हमारे रोजगार है, निवेश है, उनके अंदर भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जब किसी देश की आय में वृद्धि होती है तो उसकी जीडीपी का स्तर भी कभी कभी निम्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जो कोई देश है उसकी जो आय में वृद्धि होती है तो उसकी जो जीडीपी का स्तर है वो कभी कभी निम्न हो सकता है। ठीक है, तो कम हो सकता है। और तब क्या होता है, तब उसके जो परिवार है, साथ साथ जो समुदाय है, सरकार है, वो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग रखने के लिए उत्तरोत्तर समर्थन में होती है। तो ये होती है भी आने वाले संकट के लिए हम कुछ निधि है या कुछ पैसा है वो बचा कर रखें, ताकि अगर ऐसा कोई संकट आए हमारे देश के अंदर तो उससे हम क्या बन निजात पा सकें। आज विश्व शब्दावली जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेक्सिकॉन में जीडीपी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है कि यदि कोई आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करता है तो हम जान लेते हैं कि उसका आश्रित जीडीपी वृद्धि से ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रोथ की जो हमारी जो परिभाषा है उसको हम जीडीपी आधारित कर चुके हैं। ठीक है, तो हमसे कोई आर्थिक स्थिति पूछता है तो हम क्या बताते हैं, जीडीपी को ही मुख्य कारण बताते हैं। तो हमें यही बताना है भी, इसकी पूर्व धारणाएं बतानी है इसके परिच्छेद के तौर पर। कहता भी बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश बनने के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया भी बढ़ती हुई देश के लिए अनिवार्य है या नहीं है, मैंडेटरी इसको नहीं कहा गया। हाँ, हम जैसे कि इसको परिभाषित तौर पर जरूर करते हैं अभी ये जो हमारी है, मगर ऐसा नहीं है भी जो जीडीपी है वो विकसित देशों के लिए, जो विकसित देश है बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला कहता है बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। तो ये जरूरी नहीं है, हम देखते हैं वो जीडीपी होती है उसमें क्या होता है भी कोई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी जो आय है वो बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं उनकी जो आय होती है बहुत कम होती है, गरीबी रेखा से भी नीचे होती है। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा कथन हमसे से पूर्ण धारणा पूछी गई, तो सही पूछा गया, तो हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। दोनों के दोनों ही हमारे गलत है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे अगला कैसा भी तथाकथित धार्मिक संप्रदाय के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो वह धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उसको गलत लगे। यही बात है भी, अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति या धर्म संप्रदाय से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, उसको अगर अपने धर्म का क्या करें मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए तो वो ये नहीं कहेगा भी मेरे धर्म में कोई कमी है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सही सही ही बताएगा। किंतु यदि वह दूसरे के धर्म का आकलन करता है तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उसको सही लगेगी, ठीक है। तो दूसरे धर्म का जो आकलन करता है तो वह क्या करेगा, वह दूसरे धर्म की जो बात है उसको सही नहीं ठहराएगा भी, वो उसके अंदर गलत है, ठीक है। और इसलिए धर्म में के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है और संपूर्ण विश्व गलत है। तो हम कह सकते हैं इसके संदर्भ में अगर देखें तो एक परिप्रेक्ष्य से देखें तो सारा जो विश्व है अपने धर्म के अनुसार से बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे के हिसाब से देखें तो ये जो धर्म है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसी के आधार पर भी हमें जो पूर्व धारणा बतानी है और सर्वाधिक जो उत्तर होता है उसके बारे में। तो कहता है कोई भी व्यक्ति जो किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो ऐसी बात इसके अंदर नहीं है, कोई नास्तिक होते हैं वो भी करते हैं जीवन जिंदगी, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं, भी धर्म के साथ अटैच होना उसका जरूरी है, ठीक है। कहता भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करें। तो इसके बात का क्या कहीं जिक्र हुआ है हमारी इस पूरे परिच्छेद के अंदर, तो ऐसी बात का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो हम इसको भी कह देते हैं। अगला कहता है धार्मिक संप्रदायों में मनुष्यों की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात इसके अंदर कही गई है, क्योंकि जो एक धर्म की अगर वह क्या करता है, अपने धर्म की वह समर्थन करता है, दूसरे का अगर वह समर्थन नहीं करता है, तो इससे हमारी जो एकता होती है उसकी उपेक्षा की जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी एकता होती है वो क्षीण हो जाती है। अगला कहता है लोग अपने जो धार्मिक जो संप्रदाय हैं को नहीं समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझते हैं तभी तो वह अपने धर्म का मूल्यांकन कर पाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होता है इसका सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है मगर ये थोड़े आसान होते हैं इस प्रकार से जो आंसर निकालना। क्या कहता है, यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध, विधि यानी लोक की अवहेलना तथा उल्लंघन जो प्रजा की क्या है अनैतिकता पर क्या है उतना नहीं जो है मढ़ा जा सकता। यानी क्या कहता है भी जैसे राजद्रोह है, युद्ध है, जैसे हमारे जो कानून है उसकी अगर उल्लंघन किया जाता है तो वह प्रजा की जो अनैतिकता पर उतना नहीं मंडा जा सकता भी। उसके जो हम कह सकते हैं भी जो प्रजा है वो अनैतिक है, तो कुछ सरकारी नीतियाँ भी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसे आक्रोश फैल गए हों, जितना कि उस अभिराज्य यानी जो डोमिनियन स्टेटस को बुरी स्थिति पर था। तो जब हमारा जो यही जो सारी की सारी चीज़ें थी जो अंग्रेजी शासन के तहत कितनी बुरी स्थिति में थी, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से ही नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो जन्म से ही हम नागरिकता के लिए क्या नहीं उपयुक्त नहीं होते हैं, उसके हम सारे अधिकार का पालन नहीं कर सकते हैं, न ही कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, अभी तो उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा भी उनकी नागरिकता के लिए उन्हें उपयुक्त योग्यता उन्हें दिखानी चाहिए, राज्य के प्रति उन्हें पूर्णतः निष्ठा दिखानी चाहिए, जो राज्य के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या होना, उनको उपयुक्त बनने जाना चाहिए, ठीक है। और एक समय सीमा भी होती है जब हमें नागरिकता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जो नैसैंगिक और मनोभाव जो सर्वतः समान होते हैं। तो हमारे जो मनुष्य के अंदर जो जो नैसैंगिक भाव होते हैं, जो मनोभाव होते हैं, वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। और यदि कोई अनैतिक अनैतिक अधिक प्रबल होता है, कौन सा, जो अगर अनैतिकता, ठीक है, अनैतिकता क्या होती है, अप्रबल या प्रबल होती है, तो किसी राष्ट्रमंडल यानी जो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, जब हमारे देश में या किसी भी देश में अनैतिकता बढ़ जाएगी जिसकी वजह से अन्य राष्ट्र की तुलना में हमारे यहाँ जो अनैतिकता है, अपराध है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो यह निश्चित है कि जो पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल में ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से न तो प्रयास किए हैं और न ही पुनर्विचार के लिए करके अपनी विधि बनाई है। तो हमारे जो राष्ट्रमंडल के जो देश हैं कहीं न कहीं उन्होंने इस प्रकार का जो प्रयास नहीं किया है भी जिससे हम एकता का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो हमने इसके लिए कोई प्रयास किया, ना ही कोई विचार बनाया, ना ही कोई इसके अंदर कोई हमने कोई अभी तक कोई कानून बनाया भी इस प्रकार के अनैतिकता को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल से अपने जो अधिकार है अभी किस प्रकार के अधिकार देने हैं, किस प्रकार की उनकी कानूनी सुरक्षा देनी है या किस प्रकार से उनको दंडनीय करना है, तो उस प्रकार के जो लक्ष्य हैं उनमें क्या रहा, ये विफल रहा है। तो क्या कहता है हमारा जो परिच्छेद,
का जो आंसर देखते हैं हम भी क्या करते हैं, सर्वाधिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना है। भी प्रत्येक अधिराज्य में जो राजद्रोह, युद्ध और विधि के लिए उल्लंघन अपरिहार्य है। ठीक, तो ये बात ऐसा तो इसके अंदर नहीं कहा गया है कि प्रत्येक जो अधिराज्य यानी जो कोई भी अगर राज्य है उसके अंदर राजद्रोह है या युद्ध है या हमारा जो कानून का उल्लंघन है वो अपरिहार्य है। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार सरकारी नीतियाँ ऐसी बन जाती है जिसके प्रवेश में हमें जो विधि का उल्लंघन भी करना पड़ता है, ठीक है, और राजद्रोह की स्थिति भी बन जाती है। भी सरकार जब तानाशाही हो जाती है तो राजद्रोह करके हम क्रांति वगैरह कर ले सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक, अगला कथन क्या कहता है, भी किसी भी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए जो संप्रभु और उत्तरदायी होता है, जिसको बोलते हैं भी जो किसी भी जो अधिराज्य यानी जो राज्य होता है, जो सभी जो समस्याएं होती हैं के लिए उसका जो जो हमारा जो संप्रभु होता है वो उत्तरदायी होता है। तो ये बात नहीं है न कि जनता होती है। तो संप्रभु ये नहीं केवल केवल राज्य ही इसके लिए जिम्मेवार हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ आतंकवादी कृत्यां होती है, जो उग्रवादी प्रकार के जो भी लोग होते हैं, जो कहीं न कहीं इस प्रकार से जो अनैतिक कार्य हैं, जो समस्या उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण सोच के व्यक्ति होते हैं वो भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है, यानी जो राज्य सबसे सर्वोत्तम है, कौन सा राज्य, जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है। ये बात सही है। ठीक है, भी अगर कोई व्यक्ति जो एकता के लिए प्रयास कर रहा है कोई राज्य, तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो इस प्रकार की नीतियां बना रहा है भी लोगों के अंदर एकता बनी रहे, लोगों में अनैतिकता कम हो, तो यहाँ तक तो सही है। जिसके पास जो कहते हैं सुनागरिकता, जिसको बोलते हैं गुड सिटीजन, उसके पास अच्छे नागरिक हो, जो कि विधि यानी जो कि विधि का पालन करते हैं या जो विधि हो, या नागरिकता को अच्छा बनाए रखने के लिए उनके पास क्यों अच्छे कानून हो। तो ये बात इसके अंदर कहीं भी कही है और ये बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगला होते हुए लोगों द्वारा अच्छा अधिकार स्थापित कर पाना असंभव है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, असंभव है या नहीं है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो सी हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी असमानता इस मूल लोकतांत्रिक जो प्रतिमानक का उल्लंघन करती है। कौन सी, जो असमानता है, क्या करती है, जो मूल जो लोकतंत्र होता है, जो लोकतंत्र होता है उसकी जो प्रतिमानक का क्या करती है, उल्लंघन करती है असमानता। क्योंकि लोकतंत्र की पहली जो मुख्य जो हमारी जो जिम्मेवारी होती है वो क्या होती है, समानता ही होती है। किसी भी नागरिक यानी जो सभी नागरिक क्या होते हैं यहाँ पर समान होते हैं। समानता वह यानी जो समानता है वह संभव है जो कि कुछ एक मूलतः विशेषताओं के संबंध में व्यक्ति के बीच होती है। तो समानता क्या होती है, जो हमारी जो व्यक्ति होती हैं उनके बीच में क्या होते हैं, जो हमारी जो विशेषताएं होती हैं उनके संबंध में क्या होते हैं, बीच में एक यानी समानता रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। और नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। तो समाज नागरिकता दृष्टि से देखें तो अगर हम जो समानता है वो क्या है, स्वतः, यानी जो हम जब नागरिकता की बात करते हैं तो समानता उनके अंदर होनी चाहिए, स्वतः ही ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, सहजातीय, निःसत्ता, वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी से क्या होगी, हमारी जो समानता में बढ़ोतरी होगी और असमानता में कमी आएगी। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं जो नैतिक दृष्टि से क्या है, संगत नहीं है। तो जो मानव स्थिति की अगर हम ये विशेषता की बात करें तो ये नैतिक दृष्टि से क्या नहीं है, सत्य, यानी नैतिक तौर पर भी ये बात सही नहीं है भी हम किसी को दबाने का कार्य करें। ठीक है, यह विचार है कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये बात, यही बात सही है। तो ये क्या है, एक प्रकार से जो यानी सम्मानपूर्वक व्यवहार हमारे ये विचार होता है। ठीक है, और ये नैतिक विचार भी है, न केवल इस कारण में कि इसके इनमें से कुछ व्यक्तियों के पास क्या है, कुछ असाधारण विशेषताएं और प्रतिमाएं होती हैं। तो न केवल इस कारण से हमें असमानता या समानता नहीं करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं देखना चाहिए भी कुछ के पास विशेष या असाधारण विशेषाधिकार है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जो राज्य को बना के रखने के लिए कुछ किसी व्यक्ति को थोड़े से अधिकार अधिक दिए जाने पड़ते हैं, या बहुसंख्यक को भी हम क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। जिसमें इसमें से कुछ व्यक्ति जो कुशल क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि उन पर कौशलता है। कोई प्रतिभागी अगर कोई संगीतकार है उनको भी थोड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए। विख्यात अगर साहित्यकार है जो कि समाज की जो बुराइयां हैं उनके बारे में लिखता है या लोगों को जागरूक कराता है, उनके बारे में भी क्या तरह से अधिकार है, या उनके जो अधिकार हमें जाना देंगे, बल्कि इसलिए भी कि वे मनुष्य हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी वे साथ ही साथ वे क्या साथ में मनुष्य हैं। अब वो समानुभूति नीति का क्या होता है, अंगत बन गया है। तो क्या है, अब वो यानी समानुभूति नीति का क्या बना है, अंग भी बन गए हैं।
ठीक है। तो इसी के आधार पर केवल और केवल उनको विशेषाधिकार देना सही नहीं है। हाँ, मगर उनके जो कुछ प्रतिभा है उनके तहत हम उनको उसका अधिकार दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है हमारा जो ऑप्शन कहता है भी उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा हमें बतानी है। तो पहला हमारा कहता है भी जो समानता लोगों के लिए समाज में जो क्या भी बहुविधि व्यवहारों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ भाग लेने को पूर्व अपेक्षा के बताते हैं। तो कहता है भी समानता लोगों के लिए समाज के जो बहुविधि व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ साथ भाग लेने को क्या करती है, पूर्वापेक्षा करती है। तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी सही है गलत है, आगे देखते हैं। अगर कोई गलत होता है तो उसके हिसाब से हम एलिमिनेट मेथड देखते हैं। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। हाँ, ये बात इसके अंदर कही गई है भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अगर हम असमानता की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, हानिकारक है लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र के अंदर समानता होनी आवश्यक है। तो दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहता है भी जो सभी नागरिकों के जो समान होने का विचार ऐसा है कि जैसे किसी लोकतंत्र के भी वास्तविकता में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। तो सभी नागरिकों का समान होने का विचार ऐसा है भी जिससे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। तो ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं कही गई है भी जो समानता के तहत आप लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। तो तीसरा हमारा कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल होता है और ये कैंसिल होता है। दूसरा हमारा सही है, तो आंसर नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। फिर भी चौथा देखते हैं। समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन राजनीतिक शब्दावलियों में समाविष्ट किया जाना चाहिए। तो ऐसा कोई बात इसके अंदर नहीं की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। चलिए, तो ये हमारा 34 है। इसके बाद में हमारे लगभग बचते हैं, थोड़े ही बचते हैं जिसको हम अगले वीडियो में कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आज ही ये वीडियो अपलोड कर देंगे शाम तक। ठीक है।